हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, वो है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, जिसमें हम प्लांट में जितने सारे स्ट्रेस वो प्लांट फेस करती है, जैसे कि ड्रॉट हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, और इतने बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो प्लांट भी फील करते हैं। तो उसको कैसे प्लांट फिजियोलॉजी उसकी कैसे होती है, स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए, बियर करने के लिए, स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, तो इस बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जिनको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको एग्रीकल्चर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उस चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने लगिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 32 एग्रीकल्चर का, और सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी का, और ये हमारा स्ट्रेस फिजियोलॉजी इन प्लांट्स चैप्टर नेम है। कैसे प्लांट सेंस करती है, रेस्पॉन्ड करती है एंड सरवाइव करती है एक चेंजिंग वर्ल्ड की प्रेशर को। जिस तरह से हम एक वर्ल्ड की एनवायरनमेंट हो गया, सिचुएशन हो गया, वो जैसे चेंज होती है तो हम लोग ह्यूमन बींग जैसे अडॉप्ट करते हैं, उसी तरह से प्लांट भी अपने आप को अडॉप्ट करती है। किस तरह से वो फील करती है, रेस्पॉन्ड करती है, ड्रॉट से लेकर फ्लड तक, मतलब ये सारी चीज़ों को, पैथोजन अटैक से लेकर पॉल्यूशन तक, किस तरह से प्लांट अपने आप को अडॉप्ट करती है, वो होता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। और इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे आज। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ओके, पहले हम डेफिनेशन से जाएंगे। स्ट्रेस फिजियोलॉजी डील्स विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ सेल, टिश्यूज एंड प्लांट्स अंडर स्ट्रेस कंडीशन। मतलब एक प्लांट की फिजिक्स और केमिस्ट्री जो प्लांट बिलोंग करती है, जैसे कि टिश्यू को लेकर, सेल को लेकर प्लांट बनती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर जो होती है, उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन कैसे होती है, मान के चलिए ड्रॉट में, फ्लड में, हाई टेम्परेचर में, एयर पोल्यूशन में कैसे होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ठीक है, ये है आपका डेफिनेशन। तो जॉन ईटीएल 1989 में डिफाइन किए थे स्ट्रेस एज एन ओवरपावरिंग प्रेशर ऑफ सम एडवर्स फोर्स दैट प्रिवेंट और डिक्रीज द नॉर्मल सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। मतलब एक एडवर्स फोर्स, मतलब बाहर की एक फोर्स अगर ओवर पावर करती है, प्रेशर की कंडीशन क्रिएट करती है, जो कि एक नॉर्मल सिस्टम, प्लांट की जो नॉर्मल सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग, जिस तरह से वो नॉर्मल फंक्शन करती है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जो भी मेटाबॉलिज्म होती है, अगर वो प्रिवेंट करती है या फिर डिक्रीज होने लगती है, तो इस कंडीशन को स्ट्रेस कंडीशन कहा जाता है प्लांट की। तो व्हाई प्लांट्स आर यूनिकली वल्नरेबल, क्यों प्लांट बहुत यूनिकली ये सब चीजों के लिए वल्नरेबल होती है। प्लांट्स एक सेसाइल थिंग होती है, सेसाइल बहुत होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाती। ठीक है, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, तो इसी वजह से दिस हैज ड्रिवन द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग पाथवे। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी कंडीशन कुछ खराब होती है एक जगह पे, तो हम दूसरे जगह पे चले जाते हैं सेटल होने के लिए। लेकिन प्लांट तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो इसी वजह से उसकी जो पाथवे होती है, सिग्नलिंग पाथवे, उसको थोड़ा नेचर ने कॉम्प्लेक्स बनवाया है इसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए। एंड फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स भी होते हैं काफी सारे, जो कि इस तरह के अनफेवरेबल एनवायरमेंट्स को वो कंप्लीटली अडॉप्ट कर पाए या फिर इग्नोर कर पाए, इस कंडीशन पे सरवाइव कर पाए। तो 3 प्लांट रेस्पॉन्स होती है स्ट्रेस के लिए। पहला होता है स्ट्रेस रेजिस्टेंस और टॉलरेंट, हम टॉलरेट करेंगे स्ट्रेस को। तो ये होता है, इसमें प्लांट स्ट्रेस कंडीशन को अडॉप्ट करती है और यहाँ पे ज्यादा कुछ एडवर्सली अफेक्ट नहीं होता प्लांट। सेकेंड है स्ट्रेस एंड्योरिंग, जिसमें प्लांट स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाती है, तो इसी वजह से ये एक पास एडवर्स पीरियड्स इन डॉर्मेंट स्टेट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान के चलिए विंटर कंडीशन में ज्यादा चिलिंग इंजरी हो जाती है, तो इसी वजह से डॉर्मेंट स्टेट में चली जाती है और वहां पे अपने आप को, अपने एनर्जी को स्टोर कर लेती है। लेकिन हाई टेम्परेचर पीरियड में उस तरह के मैंने मतलब डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट उनके जो एडवर्स कंडीशन होती है, उसी टाइम पे वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं और अपने आप को एडवर्स कंडीशन से इग्नोर कर लेते हैं। और एक थर्ड रिस्पॉन्स होती है, बहुत ही स्ट्रेस ससेप्टेबल, जिसमें काफी एडवर्सली अफेक्टेड होती है प्लांट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड यील्ड। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेस प्लांट मैनेज करती है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट स्ट्रेस। तो प्लांट स्ट्रेस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर टाइप्स विथ डिस्टिंक्ट सब कैटेगरीज। तो एक मेजर टाइप का कैटेगरीज होती है और फिर ये वाला भी सब कैटेगराइज होता है एंड मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट। तो सब कैटेगरीज होता है और किस तरह के मैकेनिज्म के साथ वो काम करता है उसी के बेस पर ये सब कैटेगराइज होता है। तो प्लांट स्ट्रेस लगभग दो तरह की होती है, एक होती है बायोटिक स्ट्रेस एंड दूसरा होता है अबायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस नॉर्मली कॉज्ड बाय लिविंग सिस्टम लाइक मैन, एनिमल्स, insect pathogens, while abiotic stresses are of again categorized as two types, that is एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस एंड एडाफिक स्ट्रेस। एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस में जिस तरह की आपका जो नेचर के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होती है ये स्ट्रेस, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन को लेकर एयर पोल्यूटेंट वो स्ट्रेस कॉज करते हैं। तो इसमें ये हो गया एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस जो कि एबायोटिक स्ट्रेस के अंडर जाता है। नेक्स्ट हो गया एक सब कैटेगराइजेशन जो है एडाफिक स्ट्रेस, जिसमें आपका एडाफिक जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, वाटर, सॉयल, सॉयल का मेंशन नहीं हुआ है, और सॉयल एडाफिक मतलब सॉयल, सॉयल से रिलेटेड जो भी आपका स्ट्रेस होता है उसको एडाफिक स्ट्रेस बोलते हैं। और इस तरह की चीजों के साथ ये प्लांट स्ट्रेस में आ जाती है। और एक स्ट्रेस होती है जो कि हार्मोनल रेगुलेशन से भी क्रिएट होती है, एक्ट एज द सेंट्रल सिग्नल कोऑर्डिनेटर अक्रॉस ऑल स्ट्रेस टाइप। तो हार्मोन भी कभी कभी स्ट्रेस की कॉज बन जाती है। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाता है अपने आप को स्ट्रेस को फेस करने के लिए, कौन सी स्ट्रैटेजी वो फेस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैव इवॉल्व थ्री प्राइमरी सर्वाइवल स्टेज। तो जैसे कि हमने पहले से ही पढ़ा है, पहले होता है एस्केपर, जो प्लांट्स एस्केपर प्लांट्स होते हैं, कंप्लीट्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल बिफोर द ऑनसेट ऑफ ए स्ट्रेस पीरियड। जब एक स्ट्रेस पीरियड क्रिएट होती है, जैसे कि ड्रॉट कंडीशन हो गया या फिर हाईली रेनी सीजन अगर होगा तो फ्लडिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, तो इसी कंडीशन से पहले ही प्लांट अपना जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट कर लेती है। तो इसी तरह से वो अपने आप को स्ट्रेस कंडीशन से एंटायरली अवॉइड कर लेती है, एस्केप कर लेती है, रादर देन टॉलरेंस। यहाँ पे प्लांट को किसी भी तरह से टॉलरेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सेकेंड जो प्लांट टाइप है वो है स्ट्रेस अवॉइडर। ठीक है, ये जो कैटेगरी है अचीव्स अवॉइडेंस थ्रू मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्टोमेटल कंडक्टेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा, डिक्रीज्ड लीफ एरिया, रूट टू शूट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो रूट का ज़्यादा इंक्रीज होने से क्या होता है, ज़्यादा अच्छी तरह से वो स्ट्रेस को अवॉइड कर पाते हैं प्लांट। ठीक है, और एक जो थर्ड कैटेगरी होते हैं वो स्ट्रेस टॉलरेंट। जो प्लांट होते हैं वो एकदम फाइटर प्लांट होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस को टॉलरेट कर रहे होते हैं। तो ये सस्टेन करते हैं प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन जब आता है विदाउट डाइंग और सफरिंग इंजुरी। कैसे कि ये अचीव करते हैं स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं अपने बॉडी में एट सेल लेवल पे, जैसे कि स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन उनकी होती है, अकुमुलेशन ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स वो अकुमुलेट करते हैं अपने सेल में, जिस तरह से ये स्ट्रेस को टॉलरेट करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, तो बताइए हमारा रियल टॉपिक वो है, हम जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे वो ही होता है जो स्ट्रेस का मेन चीज होती है। एक एक करके उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला है हमारा बायोटिक स्ट्रेस, जो कि लिविंग बीइंग से थ्रेट बनकर आती है। सोर्सेस ऑफ बायोटिक स्ट्रेस क्या है, पहला तो है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हम अगर हर्ब को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, ट्विग्स और फोडर के लिए हम ट्विग्स को भी काट लेते हैं, फ्यूल पर्पजेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम जो प्लांट को काटते रहते हैं, वो एक तरह की स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, सेकेंड है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर एक जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन हो गया प्लांट का, अगर मान के चलिए इतना एरिया में आपका 5 या फिर 6 प्लांट होने चाहिए, अगर यहाँ पे 50 प्लांट हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली उनके बीच में मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए एंड स्पेस के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगी, तो जिसके वजह से उनकी ग्रोथ एंड यील्ड पे एक एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड जो चीज है पैथोजन अटैक, आपको पता है कि फंजी, वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, डिफरेंट तरह की जो कि प्लांट को टाइम टू टाइम अफेक्ट करते रहते हैं। तो ये हो गया बायोटिक स्ट्रेस। तो प्लांट का कैसे उनको इम्यून करती है, तो प्लांट की जो इम्यून सिस्टम होती है वो टू स्टेज डिफेंस सिस्टम से आती है।
तो पहला जो स्टेज है वो है पीटीआई, जिसको बोलते हैं पीएएमपी ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होती है, द प्लांट रिकॉग्नाइजेस कॉमन माइक्रोबियल पैटर्न्स, जिसको बोलते हैं पीएएमपी। ठीक है, लाइक फ्लैजेलिन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एक फ्लैजेलिन आती है। दिस ट्रिगर्स द जनरल एनफोर्समेंट ऑफ द सेल वॉल। तो इस तरह की एक सेल वॉल में इस तरह की एक ट्रिगर करती है, एनफोर्समेंट होती है एक केमिकल की, जो जिस तरह से ये डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है। सेकंड है ईटीआई, जिसको बोलते हैं इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर एक पैथोजन बाईपास करती है पीटीआई, द प्लांट यूजेस आर जीन, यहाँ पे प्लांट का एक रेजिस्टेंस जीन क्रिएट हो जाती है, जो कि एक स्पेसिफिक पैथोजन को डिटेक्ट करती है, जिसका नाम है इफेक्टर्स, ऑफन ट्रिगरिंग ए हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, प्रोग्राम्ड सेल डेथ टू स्टॉप द पैथोजन। तो एक पैथोजन जब एक पैथोजन यहाँ पे आ जाती है प्लांट में, तो वो प्लांट, उस प्लांट में एक स्पेसिफिक आर जीन्स डिटेक्ट होती है, जिसको रेजिस्टेंट जीन भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उनको डिटेक्ट कर लेता है वो पैथोजन को, और उस तरह के कंडीशन क्रिएट करता है अपने सेल में, जो कि पैथोजन को डेथ स्टार्व कंडीशन में रखकर एकदम डेथ की कंडीशन तक ले आती है। तो इसी तरह से टू स्टेज डिफेंस सिस्टम के साथ प्लांट बायोटिक स्ट्रेस को डिफेंस करती है, मतलब इम्यून सिस्टम इस तरह से बना होता है प्लांट की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल एंड मैकेनिकल डिफेंस कैसे बायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट करने के लिए या फिर उसको डिफेंस करने के लिए किस तरह के मैकेनिकल एंड केमिकल चेंजेस आते हैं प्लांट में, उस बारे में देखेंगे। तो पहला है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्लांट में बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अल्कालॉइड, फिनोलिक्स एंड टर्पेनोइड्स, जो कि एक टॉक्सिक एंड रिपेलेंट होते हैं हर्बीवोरस के लिए। जो भी प्लांट को खाते हैं उनके लिए, कभी कभी आपने देखा होगा एक प्लांट वगैरह, उनको खाने के बाद वो वोमिटिंग होता है या फिर वो हर्बीवोरस मर जाते हैं। तो प्लांट में इस तरह के कुछ होते हैं जो कि एक पावरफुल केमिकल आर्सेनल प्रोड्यूस करते हैं। ओके, मैकेनिकल बैरियर्स कैसे होते हैं, प्लांट वो अपने आप में थॉर्न्स प्रोड्यूस करना, स्पाइन होना, थिक क्यूटिकल्स होना, जो कि एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं इंसेक्ट एंड हर्बीवोरस फ्रॉम असेसिंग प्लांट टिश्यू। ठीक है, कुछ ऐसे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं प्लांट में, जो कि सम प्लांट स्क्रीन करते हैं। मतलब अगर उनको आप खाने लगते हो, हर्बीवोरस कुछ प्लांट्स को खाने लगते हैं, तो प्लांट अपने आप में स्क्रीम करते हैं, जो कि रिलीज करता है एक सेंस दैट अट्रैक्ट नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ द इंसेक्ट करेंटली फीडिंग ऑन देम। तो जब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप कोई भी प्रेडेटर इसे खाने लगता है, तो प्लांट क्या करता है, सॉरी, कोई भी हर्बीवोरस या फिर कोई भी इंसेक्ट इसको खाने लगते हैं, तो प्लांट अपने आप में स्क्रीम करने लगते हैं। जैसे और जैसे वो स्क्रीम करते हैं, एक केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल क्या करता है, प्लांट की जो इस पैथोजन की प्रेडेटर होते हैं, उनको खाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करने लगता है इमिडिएटली। और जिसके बाद वो पैथोजन, मतलब वो इंसेक्ट, यहाँ पे इंसेक्ट प्रेडेटर इंसेक्ट को खा लेते हैं। अट्रैक्टिंग वास्प टू ईट कैटरपिलर्स, कैटरपिलर को खाने के लिए वास्प को अट्रैक्ट करता है प्लांट। तो ये सारे मैकेनिज्म प्लांट को नेचुरली गिफ्टेड होता है। ठीक है, तो सेकेंड हम पढ़ेंगे अभी अबायोटिक स्ट्रेस, जो कि अबायोटिक स्ट्रेस हमने पढ़ा था, उनको सब कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक स्ट्रेसेस। एटमॉस्फेरिक स्ट्रेसेस में पहले हम पढ़ेंगे लाइट स्ट्रेस। तो लाइट के बारे में सबको पता है, कम लाइट भी प्लांट के लिए अनफेवरेबल होती है, लाइट ज्यादा लाइट भी अनफेवरेबल होती है। तो अल्टरेशन इन लाइट इंटेंसिटी अगर कम होता है या फिर एक्सेस होता है, वो क्या करता है, प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है एंड स्पेसिस डिस्ट्रीब्यूशन को भी लिमिट कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल मान के चलिए, जो लो लाइट प्लांट होते हैं, स्कियोफाइटिक प्लांट होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, थीन होते हैं, पेल येलो कलर की प्लांट्स होते हैं, और उनकी जो स्टोमाटा होती है ये फुली ओपन नहीं होती, क्योंकि वो लो लाइट में उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, मतलब लो लाइट में सब उनका मैकेनिज्म चलती है, तो लेस फोटोसिंथेसिस होती है एंड उनकी यील्ड भी काफी रिड्यूस होती है। लेकिन जब हाई लाइट प्लांट होती है, हेलियोफाइट्स जो प्लांट होती है, उनकी अगर लाइट की स्ट्रेस आ जाती है, वो फोटो इनहिबिशन करने लगते हैं, या फिर सोलराइजेशन ऑफ टिश्यू उनकी हो जाती है ड्यू टू एक्सेस एक्साइटेशन एनर्जी एट PS2 रिएक्शन सेंटर। तो ये सारे स्ट्रेसस कंडीशन में प्लांट की मैकेनिज्म, मतलब
प्लांट अफेक्टेड होती है। यूवी रेडिएशन भी काफी हद तक प्लांट को डिस्टर्ब करती है, जैसे कि 7% यूवी अगर सी लेवल में प्लांट ऑब्जर्व करती है तो ये प्रोटीन एंड लिपिड मेम्ब्रेन कंपोनेंट को अल्टर कर देती है और जिसमें आपकी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन भी इनहिबिट होने लगती है। सेकेंड हम देखेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस को पर्टिकुलरली 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है हाई टेम्परेचर इंजुरी। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाती है तो ये प्रोटीन को डीनेचर करने लगती है, मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज करती है, प्लांट्स एक हीट स्टॉक प्रोटीन भी प्रोड्यूस करती है एज चैपेरन्स, जिसके वजह से रेस्पिरेशन भी आपका इंक्रीज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेशन अगर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है सिकोया गिगेंटिया, जिन्होंने 2 फीट थिक बार्क प्रोड्यूस करती है एक इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो हाई टेम्परेचर में इस प्लांट इसी तरह से अपने आप को डिफेंस करती है। सेकेंड जो टाइप है वो है चिलिंग इंजुरी। चिलिंग इंजुरी मतलब अगर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस भी इनहिबिट होती है बहुत सारे प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन भी रिड्यूस होती है, लोअर ट्रांसपिरेशन हो जाती है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड जो टाइप है वो है फ्रीजिंग इंजुरी। फ्रीजिंग मतलब आइस, मतलब लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जहाँ पे आइस हो जाती है। तो इसी टेम्परेचर में क्या होती है, प्लांट की जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है वहां पे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से रूट ग्रोथ डिक्रीज होती है, आयरन लीकेज इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्लांट के बॉडी से आयरन भी लीकेज होती है, एथिलीन प्रोडक्शन भी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, जिसके वजह से मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन भी कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कुछ फ्रीजिंग इंजुरी भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर इंजुरी प्लांट को होती है, स्ट्रेस में प्लांट आ जाती है जब टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। तो उसको कैसे प्लांट कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है जिसे फ्रीजिंग टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर पाती है। तो कोल्ड रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स हैव इवॉल्वड रिमार्केबली सेलुलर एडाप्टेशंस टू प्रिवेंट आइस फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट वाइटल स्ट्रक्चर। तो प्लांट में कुछ इस तरह की मैकेनिज्म होती है, जैसे कि हाई सॉल्ट अकुमुलेशन प्लांट करती है इन वैक्यूल्स में, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्या करती है, उसके जो प्लांट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको वो लोअर कर लेती है और सेलुलर फ्लूइड वो मेंटेन होकर रहती है। इलास्टिक सेल वॉल यहाँ पे क्या करती है, मोर इलास्टिक सेल वॉल्स एंड स्मॉलर सेल साइज। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनका इलास्टिसिटी सेल वॉल का काफी ज्यादा होती है एंड सेल साइज भी छोटा होती है, जो कि रिड्यूस करती है मैकेनिकल डैमेज फ्रॉम आइस क्रिस्टल प्रेशर। आइस जो क्रिस्टल बन जाती है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में, उसको मतलब उससे ज्यादा कुछ हार्म ना हो प्लांट में, उस तरह के ख्याल रखा जाता है। फिर फ्री एंजाइम एंड प्रोटीन्स कुछ प्रोड्यूस होती है। कुछ फ्री एंजाइम्स होते हैं प्लांट में इन सफिशिएंट अमाउंट, और कुछ फ्री प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। लार्ज वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स भी क्रिएट होते हैं जो कि एक क्रायो प्रोटेक्टेंट्स के हिसाब से काम करने लगते हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जिसमें सिंथेसिस ऑफ कोल्ड एक्लिमेशन प्रोटीन भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्रीजिंग डैमेज। एब्सेंस ऑफ एस इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आल्सो एड्स इन टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रेस कंडीशन है वो है एयर पोल्यूटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एटमॉस्फेरिक एक स्ट्रेस कंडीशन है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, कुछ की एयर पोल्यूटेंट के बारे में हमने काफी बार पढ़ा है और उनको हमें पता भी है, जो क्योंकि हम एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं। तो बहुत सारे ऐसे एयर पोल्यूटेंट है इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। सबसे मेजर जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, NO, O3, फ्लोराइड एंड H2S। तो ये क्या करते हैं, एक विजिबल इंजुरी क्रिएट करते हैं प्लांट में। ये क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक स्पॉट्स करते हैं लीव्स में एट हाई कंसेंट्रेशन। लो लेवल ऑफ SO2, NO2, NO जो कि प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं एंड रेस्पिरेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। हाई लेवल ऑफ, अगर उनका हाई लेवल, लो लेवल अगर होगा तो ये प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन अगर हाई लेवल हो जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस को डेफिनेटली इनहिबिट करेंगे। फोटोसिंथेटिक कार्बन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, रेस्पिरेशन एंड बायोमास फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करने लगते हैं। नाइट्रोजन अगर सैचुरेशन हो जाएगा फ्रॉम नाइट्रोजनस पोल्यूटेंट, तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर एक हो जाता है फॉरेस्ट डिक्लाइन में।
ठीक है, नाइट्रोजनस सैचुरेशन अगर हो गया तो ओजोन में भी ओजोन एंड NO2 ये दो जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो भी एथिलीन प्रोडक्शन का भी रिड्यूस करते हैं। कॉटन एक बहुत ही अच्छी प्लांट है जो कि एथिलीन सेंसिटिव प्लांट है। हायर कंसंट्रेशन अगर होता है एयर पोल्यूटेंट का तो वो एस्कॉर्बिक एसिड को डिक्रीज करता है, प्रोटीन को डीनेचर करने लगते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं एंड मेम्ब्रेन लिपिड को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल्स के बारे में मेंशन किया है, उनके टॉक्सिसिटी होने से या फिर इनकी स्ट्रेस होने से किस तरह के सिम्टम्स प्लांट में दिखाई देता है और कौन कौन प्लांट इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड अब एटमॉस्फेरिक स्ट्रेसेस का लास्ट जो स्ट्रेस है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और ये कॉमन होता है ऑलमोस्ट ऑल एडियाबैटिक स्ट्रेसेस कंडीशन में, और ये यूनिवर्सल प्लांट थ्रेट बनकर अभी तक आया है। तो ऑल मेजर एडियाबैटिक स्ट्रेस ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ROS जिसको बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया जो कि DNA एंड लिपिड को बहुत ही एक अलग लेवल पे डैमेज करने लगता है। प्लांट ऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम एक होती है जिसमें विटामिन C एक मेजर रोल कैरी करती है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये की एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि ROS को न्यूट्रलाइज करते हैं बिफोर सेलुलर डैमेज अकर्स। और सेकेंड जो है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम है प्लांट की, वो है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD जिसको बोलते हैं। एक एंजाइम होता है जो कि कैटालाइज करता है द डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स इनटू लेस हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह से प्लांट अपने आप को डिफेंस करते हैं। सेकेंड नेक्स्ट हमारा आता है एडियाबैटिक स्ट्रेस की एडाफिक स्ट्रेस कंडीशन हम पढ़ेंगे जो सब कैटेगराइज होता था। सेकेंड सब कैटेगराइजेशन एडाफिक स्ट्रेस। एडाफिक स्ट्रेस में हम पहले पढ़ेंगे सॉल्ट स्ट्रेस, ओके। तो फर्स्ट है सॉल्ट स्ट्रेस, ओके। सॉल्ट स्ट्रेस अफेक्ट्स प्लांट्स एडवर्सली इन टू डिस्टिंक्ट वेज। क्या है वो? पहला तो है ये क्रिएट करता है ऑस्मोटिक और वाटर स्ट्रेस थ्रू डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड सेकेंड है थ्रू द डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया। एक ऑस्मोटिक या फिर वाटर स्ट्रेस क्रिएट करती है बाय डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट आपका टॉक्सिसिटी हो जाती है आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के बाद। तो पहला हम देखेंगे हैलोफाइट्स वर्सेस ग्लाइकोफाइट्स। हैलोफाइट्स मतलब ग्रो कंफर्टेबली इन सलाइन सॉइल, जो प्लांट सलाइन सॉइल में कंफर्टेबली ग्रो करते हैं उनको हैलोफाइट्स कहते हैं, और ये हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन को भी टॉलरेट करते हैं, इसी कंडीशन में ग्रो करते हैं। लेकिन जो ग्लाइकोफाइट होते हैं वो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन को ग्रो नहीं कर पाते, बट मैनेज थ्रू अडोप्टिव मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म अपने बॉडी में वो अडोप्ट कर लेते हैं जिसमें थोड़े बहुत वो यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे कि शुगर के एक्युमुलेशन करना इन लिप्स में एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन टू कीप सॉल्ट अवे फ्रॉम फोटोसिंथेटिक पार्ट्स। तो फोटोसिंथेटिक जो पार्ट होती है प्लांट में उसमें वो कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं खुद के साथ, तो जैसे कि आपका हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन को वो अडोप्ट कर पाए। तो सॉल्ट स्ट्रेस जो होती है एक्चुअली फर्स्ट केस में वो क्या होती है, एक ब्रॉड टर्म है जहाँ पे टोटल नेगेटिव इम्पैक्ट होती है अगर आपका हाई सोडियम मतलब सोडियम क्लोराइड हाई हो जाती है तो यह एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है प्लांट में। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक एंड आयन स्ट्रेस यहाँ पे हो जाती है, मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज होती है प्लस आयन की स्ट्रेसेस भी, आयन की कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होती है। लेकिन जो आयन स्ट्रेस की कंडीशन होती है वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होती है, यहाँ पे टॉक्सिक अकुमुलेशन होती है सोडियम की एंड क्लोरीन आयंस की, जो कि प्लांट टिश्यू मतलब प्लांट टिश्यू में ये इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो यही डिफरेंस होती है सॉल्ट स्ट्रेस एंड आयन स्ट्रेस में। तो सॉल्ट टॉलरेंस के लिए कुछ मैकेनिज्म्स प्लांट फॉलो करती है, जैसे कि एक हो गया सक्यूलेंस। इसमें क्या होती है, इंटरसेलुलर सॉल्ट डाइल्यूशन हो जाती है थ्रू वाटर स्टोरेज। अगर ज्यादा स्टोरेज हम वाटर वहां पे देंगे तो यहाँ पे डाइल्यूट हो जाती है जो भी सॉल्ट अकुमुलेट होकर रहा है, जैसे कि सालिकनिया एक प्लांट है उसी तरह की वो मैकेनिज्म फॉलो करती है। सॉल्ट एक्सर्टिंग ग्लैंड कुछ प्लांट में भी होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन की प्लांट में, जैसे कि फ्रैंकेनिया प्लांट एंड स्पार्टिना प्लांट, ये सारी चीज अपने आप में कुछ ग्लैंड्स रखते हैं जो कि एक्सेस सॉल्ट को वो एक्सर्ट करते हैं ग्लैंड के थ्रू। थर्ड जो चीज है मैकेनिज्म में वो है स्ट्रक्चरल अडॉप्शंस,
तो ये क्या होती है? स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर होना, वाटर स्टोरेज हेयर प्लांट में रहना और एरेनकाइमा डेवलपमेंट होना, ये सारे स्ट्रक्चर क्या होती है? सॉल्ट टॉलरेंस को, सॉल्ट स्ट्रेस को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं। जो लास्ट वन है वो है ऑर्गेनिक सॉल्यूट सिंथेसिस। इसमें क्या होती है? कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट सिंथेसिस होती है जो कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है प्लांट में। ठीक है, के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एडाफिक स्ट्रेस का वाटर स्ट्रेस, जो सेकंड नंबर पे आता है। टाइप ऑफ वाटर डेफिशिएंसी। वाटर डेफिशिएंसी को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक है फिजिकल, एक है फिजियोलॉजिकल। फिजिकल क्या होता है? एक्चुअल स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द सॉइल। अगर सॉइल में एक्चुअल शॉर्टेज होता है, रियल फॉर्म में वाटर शॉर्टेज होता है, तो उसको फिजिकल फॉर्म ऑफ वाटर डेफिशिएंसी बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ड्रॉट स्ट्रेस के लिए। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, वाटर, इसमें क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल रीजंस, लाइक हाई सैलिनिटी अगर होती है, और अगर रूट ठीक से, रूट में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से न्यूट्रिएंट या फिर वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, तो इसी वजह से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट होती है। तो वाटर स्ट्रेस में प्लांट की कुछ चेंजेस, प्लांट ग्रोथ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ टर्गर अफेक्ट सेल एक्सपांशन रेट एंड अल्टीमेट सेल साइज। तो टर्गर प्रेशर आपका यहाँ पे लॉस हो जाती है, जिसके वजह से सेल एक्सपांशन नहीं हो पाती है एंड सेल साइज अल्टीमेटली रिड्यूस होने लगती है। ये सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप को भी, जो कि एसिमिलेट्स के लिए जरूरी होता है, वो भी अल्टर कर देती है। चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स बाय रिमूवल ऑफ वाटर, जो मतलब अगर ड्रॉट कंडीशन हो गया या फिर कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो गया, तो जो माइक्रोमोलिक्यूल सेल में होते हैं वो उससे वाटर रिटेंशन नहीं हो पाती है, तो रिमूव हो जाती है, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो जिसके वजह से स्ट्रक्चर भी चेंजेस हो जाती है। सेल एक्सपांशन इनहिबिशन होती है, जिसके वजह से लीफ एक्सपेंशन भी स्लोज डाउन हो जाती है। डिहाइड्रेशन ऑफ मेजोफिल सेल्स हो जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस को एनीहाउ इनहिबिट कर लेती है। टर्गर जो डिक्रीज इन टर्गर के वजह से स्टोमाटल क्लोजर भी हो जाती है, और उसके बाद एक सिचुएशन आती है जब सूट ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एबीए। ठीक है, तो ड्रॉट को प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करती है वो देखेंगे। व्हेन वाटर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स वाटर अपटेक, जितना वाटर अपटेक होना चाहिए प्लांट की, जो प्लांट अपने अंदर वाटर खींचती है, उससे ज्यादा अगर ट्रांसपिरेशन या फिर वाटर लॉस ज्यादा हो रही है, तो इस टाइम पे क्या करती है प्लांट? अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेती है, मेडिएटेड बाय एब्सिसिक एसिड, और ये क्या करती है? वाटर को कंजर्व करने लगती है, तो जिसके वजह से CO2 का इनटेक लिमिट हो जाती है एंड फोटोसिंथेसिस का रेट भी स्लोज डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से प्लांट ड्रॉट को रिस्पॉन्स करती है। अगर फ्लॉड होती है, वाटर लगिंग कंडीशन हो गया, सब ज्यादा नेसेसरी से ज्यादा वाटर हो गया, तो उस कंडीशन में हाइपोक्सिया, जो रूट में लो ऑक्सीजन कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, प्लांट एरेनकाइमा डेवलप करती है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है एरेनकाइमा विथ एयर चैनल्स, जिसके वजह से ऑक्सीजन सबमर्ज्ड रूट तक पहुंचती है। तो इसी तरह से फ्लॉडिंग को प्लांट रिस्पॉन्स करती है। तो अंडर लो वाटर स्ट्रेस प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेटेड हो जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, फाइनली रप्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म रप्चर कर जाती है, जिसके वजह से वाटर स्ट्रेस नॉन टॉलरेंट प्लांट्स में इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। रिड्यूस्ड वाटर कंटेंट फेवर सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। तो ये जो एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये दोनों सिंथेसिस हो जाती है, जिसके वजह से आपका सूट ग्रोथ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें फेस करना पड़ता है प्लांट को। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है प्लांट की। The plants growing in drought condition have evolved distinct strategies to either avoid or tolerate वाटर डेफिसिट। तो ये अवॉइड कर सकता है वाटर स्ट्रेस को, या फिर टॉलरेट कर सकता है वाटर स्ट्रेस को। तो कैसे करता है प्लांट की जो मैकेनिज्म होती है? कुछ प्लांट्स होते हैं जो ड्रॉट इवेडर्स होते हैं, मतलब जो एफेमराल्स उसको बोले जाते हैं। ये क्या करते हैं? वो टॉलरेट नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं, वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं इन ए फ्यू वीक्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो जिसके वजह से उसके बाद वो रिमेन अंडर पेरेनेशन, वो सीड्स, रूट्स, शूट्स, ये सारे जगह पे वो पेरेनेट कर लेते हैं टू अवॉइड द स्ट्रेस पीरियड एंटायरली।
ठीक है। सम प्रोलोंग देयर लाइफ साइकिल और रिड्यूस वाटर स्ट्रेस थ्रू स्पेसिफिक मैकेनिज्म। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म भी कैरी करते हैं ताकि वो अपने अंदर अपने लाइफ साइकिल को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर पाए या फिर वाटर स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाए। तो ये हो गया ड्राउट एवॉइडर्स। उसके बाद कुछ सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं जिनको हम CAM प्लांट्स भी बोलते हैं। ये एनफ वाटर अपने अंदर स्टोर करके रहते हैं अपने टिश्यू में, और ये अपने स्टोमाटा को ओपन करते हैं एट नाइट, और यहाँ पे CO2 फिक्स होता है। और दिन के वक्त पे वो अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो उनका थिक लीव्स होने के वजह से और स्टेम होने के वजह से वो वाटर स्टोरेज काफी ज्यादा देर तक कर पाते हैं। तो इस तरह से वो वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। नॉन सर्कुलेंट जो प्लांट होते हैं वो ड्राउट को एंड्योर करते हैं बाय हैविंग स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे लीव्स होना या फिर थिक क्यूटिकल्स होना और संकेन स्टोमाटा भी होना हेयर में। ये सारी चीजें क्या करते हैं, इसके वजह से वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाते हैं। शेड देयर लीव्स इन समर, तो समर में वो अपने लीव्स को शेड कर लेते हैं ताकि ज्यादा वाटर की खर्च ना हो, टू अवॉइड एक्सेस वाटर लॉस। ठीक है, इसी वजह से समर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेडिंग ऑफ लीव्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडाफिक स्ट्रेस का। जो थर्ड हमारा पॉइंट था वो था न्यूट्रिएंट स्ट्रेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस दो तरह से हो सकता है, एक तो डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, अगर प्लांट लेस देन द ऑप्टिमम क्वांटिटी, प्लांट को जितना जरूरत है अपने ग्रोथ के लिए उससे अगर वो लेस क्वांटिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है या फिर एनी एसेंशियल मिनरल ऑब्जर्व कर रही है तो उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। अगर उससे ज्यादा जितना उसकी ऑप्टिमम चाहिए, क्वांटिटी नेसेसरी चाहिए, उससे ज्यादा वो अपटेक कर रही है तो डेफिनेटली टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फैक्टर्स कजिंग एलिमेंटल डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का क्या फैक्टर हो सकता है? अगर अमाउंट्स एंड कंसेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉइल वो लैक होता है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स या फिर आयरन प्रेजेंट नहीं होती है तो डेफिनेटली एलिमेंटल डेफिशिएंसी हो जाएगा। फॉर्म इन व्हिच एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉइल, काफी बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होता है जिसको सॉइल में प्लांट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ठीक है, तो अगर उसी फॉर्म में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी हो जाएगा। सॉइल पीएच भी कभी कभी अफेक्ट करता है एलिमेंट की अवेलेबिलिटी को। एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, बोरन, आयरन ऑफन डेफिशिएंट होती है इन यंगर प्लांट्स में, एंड टॉक्सिक होती है जिंक, कॉपर, निकेल। ये फ्रीक्वेंटली सॉइल में टॉक्सिसिटी अमाउंट में रहती है, मतलब ज्यादा अमाउंट में रहती है, और ये सारे जो सॉइल में रहते हैं ये सारे एलिमेंट्स हमेशा डेफिशिएंसी रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। डेफिशिएंसी सिम्टम कुछ प्लांट्स दिखाती है जिसमें क्लोरोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। येलोइंग ऑफ लीफ जब हो जाती है ड्यू टू रिड्यूस्ड क्लोरोफिल सिंथेसिस तो क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस मतलब प्लांट टिश्यू की डेथ हो जाना, एंड ऑफन आपको ब्राउनिंग या फिर ब्लैक पैचेस देखने को मिलेगा प्लांट लीव्स में, तो ये नेक्रोसिस आपको समझ लेना है। लेसन्स या फिर माल फॉर्मेशंस, और ये जब होती है विजिबल लेसन्स आपको देखने को मिलेगा, अबनॉर्मल ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा, एंड स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलेगा। रिड्यूस्ड ग्रोथ यील्ड, डेफिनेटली ये सारी चीजें हो गए, डिजीज एंड पैथोजेंस आएंगे तो ग्रोथ में भी, यील्ड में भी काफी रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। प्लांट स्टर्निंग हो जाएगी, ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीजें मैंने यहाँ पे एक मैप के फॉर्मेट में दिया हुआ है। डिमिनिशिंग ग्रोथ किस तरह से ड्रॉट स्ट्रेस होता है, लॉस ऑफ टर्गर हो जाती है जिसके वजह से सेल एलोंगेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके वजह से डिमिनिश ग्रोथ होती है। इम्पैर्ड माइटोसिस भी एक रीजन होती है, और मतलब इसके वजह से ड्रॉट की वजह से इम्पैर्ड माइटोसिस में प्रॉब्लम आ जाती है, और ये लिमिटेड सेल डिवीजन करने की वजह से आपकी ग्रोथ को भी डिमिनिश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर पोटेंशियल किस तरह से काम करता है। अगर प्योर वाटर यहाँ पे है और वेल वाटर्ड प्लांट्स यहाँ तक आती है तो ये किस तरह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं ये मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक फैक्टर जो है हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, ये भी हार्मोन भी कई बार एक फैक्टर के हिसाब से आता है। हमारा स्ट्रेस फिजिकल मतलब प्लांट की स्ट्रेस कंडीशन में ये भी
कई इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक सिग्नल सेंटर के हिसाब से हार्मोन को हम जाने जाते हैं। हार्मोन्स आर द इंजीनियर्स ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस को किस तरह से प्लांट रिस्पॉन्स करेगा, ये इसको इंजीनियर के हिसाब से माना जाता है हार्मोन्स को। ठीक है, दे कोऑर्डिनेट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल अक्रॉस ऑल स्ट्रेस टाइप। जैसे कि एब्सिसिक एसिड के बारे में अगर बात करें तो ये इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है और ये स्टोमाटा क्लोज कर लेती है ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड में। सीड डर्मेंसी को भी मेंटेन करता है और वाटर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी ये मेंटेन करता है, मतलब ये मैनेज करता है। इथिलीन एक हार्मोन है जो कि लीफ एब्सिशन को प्रमोट करता है, जैसे कि लीफ ड्रॉप हो जाना, फ्रूट राइपन हो जाना, सिग्नलिंग ड्यूरिंग फ्लडिंग स्ट्रेस कंडीशन। जब फ्लडिंग हो जाती है, फ्लड होकर स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होती है, तब ये सिग्नल देना शुरू करता है। सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसको ऐसे भी बोलते हैं, ये सेंट्रल टू डिफेंडिंग एग्नेस्ट बायोट्रोपिक पैथोजन के एग्नेस्ट ये काम करता है, दोज दैट फीड ऑन लिविंग टिश्यूज। ओके, और एक हार्मोन है जिसका नाम है जास्मोनिक एसिड। ये ट्रिगर करता है डिफेंस एग्नेस्ट हॉर्बीवोरस इंसेक्ट एंड नेक्ट्रोफिक पैथोजन। जो पैथोजन नेक्टर के ऊपर आकर, मतलब नेक्टर प्लांट में जिस फ्लावर में नेक्टर्स ज्यादा होते हैं उन पे आकर लगते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की हार्मोन्स यहाँ पे काम करता है। तो जो हार्मोन सिंथेसिस, एबी एंड अदर हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड रैपिडली और सिग्नल ट्रांसडक्शन ये करते हैं। हार्मोन्स स्ट्रेस परसेप्शन करते हैं, मतलब ड्रॉट, सॉल्ट एंड कोल्ड स्ट्रेस को ये सेंसर करते हैं एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी देते हैं हार्मोन। ठीक है, तो ईच हार्मोन टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रेस टाइप बट दे आल्सो इंटरैक्ट एंड क्रॉस टॉक with each other to fine tune the overall stress response of the plant। तो ये एक दूसरे के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना, बातचीत करके वो अपने आप मैनेज करते हैं। बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट होती है जो कि हमारे समझ से परे होता है। ठीक है, और लास्टली हम देखेंगे क्रॉस टॉलरेंस। ये क्या होता है, एक स्ट्रेस प्रिपेयर्स फॉर अनदर, वन स्ट्रेस प्रिपेयर्स फॉर अनदर। अगर एक स्ट्रेस कंडीशन प्लांट को मिलती है तो बाकी वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेगा या फिर बाकी अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, वो एक स्ट्रेस कंडीशन से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको क्रॉस टॉलरेंस बोलते हैं। व्हाट इज क्रॉस टॉलरेंस? तो अगर देखेंगे, एक्सपोजर टू वन टाइप ऑफ स्ट्रेस कैन समटाइम्स मेक ए प्लांट मोर रेजिस्टेंट टू अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि एक स्ट्रेस होने के बाद ना प्लांट अपने आप को इस तरह से मैनेज कर लेती है, इस तरह से वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है कि अदर एक स्ट्रेस कंडीशन तक वो अपने आप को एक रेजिस्टेंट बना लेती है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। एग्जाम्पल, जैसे कि एक प्लांट दैट हैज सर्वाइव्ड माइल्ड ड्रॉट। अगर एक प्लांट माइल्ड ड्रॉट कंडीशन को सर्वाइव कर लिया है, मे बी वो बेटरली प्रिपेयर्ड हो जाएगा एक हाई सैलिनिटी स्ट्रेस कंडीशन के लिए, बिकॉज कि बोथ इन्वॉल्व मैनेजिंग वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर माइल्ड ड्रॉट कंडीशन वो सर्वाइव कर लिया है तो अपने आप में वो अपने खुद के सिस्टम में वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल को वो मैनेज कर लेता है, ताकि एक हाईली सैलिनिटी स्ट्रेस कंडीशन में भी वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाता है। तो इसी वजह से क्रॉस टॉलरेंस एक पावरफुल सर्वाइवल एडवांटेज है। स्ट्रेस एक्सपीरियंस बिकम्स स्ट्रेस प्रिपरेशन। हम बोलते हैं ना, जब नेगेटिविटी आती है, फेल्योर आती है, तो हमें सक्सेस के लिए एक राह दिखा के जाती है। ठीक है, तो बार बार, मतलब अगर हम एक कंडीशन में, बुरे कंडीशन में फंस जाते हैं तो वहां से हमें लर्निंग मिल जाती है उस कंडीशन में दोबारा ना फंसने के लिए या फिर उस कंडीशन में रेजिस्टेंट होके खड़े रहने के लिए। तो उसी तरह से भी प्लांट की सिस्टम नेचर ने उसी तरह से उसी पैटर्न पे बनाया है। तो ये कैसे काम करता है? मेनी स्ट्रेस रेस्पॉन्स शेयर कॉमन मॉलिक्यूलर मशीनरी, जैसे कि शेयर्ड ROS scavenging antioxidant systems activated। अगर वन स्ट्रेस कंडीशन आ गया तो वहां पे एक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है एग्नेस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज फ्रॉम अनदर। ठीक है, सेकेंडली क्या होती है, मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी प्लांट कर लेती है, जिसके वजह से वाटर पोटेंशियल की मैनेजमेंट की मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और ये शेयर्ड बिटवीन ड्रॉट एंड सॉल्ट स्ट्रेस। तो ड्रॉट स्ट्रेस में या फिर सॉल्ट स्ट्रेस में वो कैसे प्लांट अपने आप को मैनेज करेगा, वो अपने आप के खुद के अंदर शेयर कर लेते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस एंड प्राइम्ड जीन एक्सप्रेशन अलाउ फास्टर। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस मेमोरी प्लांट में क्रिएट हो जाती है, तो जिसके वजह से क्या करती है, यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन भी अपने आप में चेंज होने लगती है। तो स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स टू सब्सिक्वेंट स्ट्रेस।
तो उसके बाद जो भी स्ट्रेस कंडीशन आएगा, प्लांट खुद में अपने आप में एक स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देने लगेगा। तो समझ में आ गया अब तक? तो यहाँ पे हम समरी देखते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी हम एक क्लास में देखेंगे। बायोटिक स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा, एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। एटमॉस्फेरिक में आता है लाइट टेम्परेचर, एयर पोल्यूटेंट एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एडाफिक फैक्टर में हमने पढ़ा सॉल्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट के बारे में। कैसे सरवाइव करता है, स्ट्रैटेजी प्लांट का क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा। हार्मोनल रेगुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस फिजियोलॉजी में, उसको भी देखा। उसके बाद हमने क्रॉस टॉलरेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।